हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ा था, राइट। और हम लोगों ने उसमें देखा कि हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं। और जैसे हम उसमें एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोड की एक इलेक्ट्रोड क्या होती है उसमें डिसोल्व होना शुरू हो जाती है, राइट। और एक में क्या होता है, डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है मेटल का। बेसिकली हमें क्या मिलता है, प्योर मेटल मिलता है आफ्टर डिपोजिशन, राइट। तो हमें अब ये देखना है कि क्या हम जो वोल्टेज इसमें अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसका इफेक्ट डिपोजिशन पर पड़ता है। मतलब कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड करेंगे तो उससे हमें कितना जो है मेटल हमारे इलेक्ट्रोड के ऊपर जाकर डिपॉजिट होगा। तो ये क्वेश्चन उठता है यहाँ से। तो इसी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देने के लिए कौन आए, फेराडेज आए, ठीक है। फेराडे के दो लॉज आए। तो फेराडे थे कौन, माइकल फेराडे 1791 टू 1857 तक रहे, ठीक है। एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे और उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन की इस फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर और डिस्कवर किया कि जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप पास कर रहे हो किसी इलेक्ट्रोलाइट में तो वो किससे रिलेट करती है, अमाउंट ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है जो क्या होगा, लिबरेट होगा किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है। यानी कि जो क्वांटिटी है वो डिपेंड करती है कि कितना डिपोजिशन ऑफ मेटल होगा, ठीक है। डिपोजिशन ऑफ जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसमें जाकर डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो रिलेशनशिप थी किसके बीच में, इलेक्ट्रिसिटी के बीच में, और जो डिपोजिशन हो रहा है कितने अमाउंट में होगा, तो उनको जनरलाइज करने के लिए फेराडे ने कुछ लॉज दिए। बेसिकली उन्होंने दो लॉज दिए थे, ठीक है। तो हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो जो फेराडे के जो लॉ थे तो उसमें हम पहले पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे। फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे, ठीक है। अब फेराडे के फर्स्ट लॉ ने क्या कहा था, सबसे पहले हम इसको डिफाइन ही कर लेते, क्या कहा था। उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम उस चीज को डिफाइन करते चलेंगे आगे, ठीक है। तो क्या फेराडेज फर्स्ट लॉ कहता है दैट फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है बच्चों, states that the amount of a substance, ठीक है, अमाउंट बोल सकते हो आप यहाँ पर, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, मास भी बोल सकते हो। मास ऑफ अ सब्सटेंस that is liberated or deposited at an electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। क्या कहता है बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे कहता है दैट फर्स्ट लॉ स्टेट करता है कि जितना अमाउंट कि कितना सब्सटेंस लिबरेट होगा किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, ठीक है। जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे उतना ही सब्सटेंस क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। अगर मैथमेटिकली देखें तो हम कह सकते हैं दैट W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, वेयर W तो क्या है यहाँ पर, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, जिसको हम पढ़ेंगे ग्राम में, ठीक है। और Q यहाँ पर क्या है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी या फिर कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है कंज्यूम की एक इलेक्ट्रोड ने। आई बस समझ में, दैट इज चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कितनी उन्होंने ली। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो हमारे बच्चों किसमें होगी, कूलम में होगी, ठीक है। अच्छा, दैट फ्लोज। अब कहता है अगर मैं कहूं कि आई को मैंने मान लिया कि करंट है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट है एम्पियर में, और वो फ्लो हो रही है विद इन अ सर्टेन टाइम टी, ठीक है।
तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि Q किसके इक्वल हो जाएगा, I इंटू टी, यानी कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हुई वो डिपेंड करता है कि स्ट्रेंथ ऑफ करंट इनटू अ पर्टिकुलर टाइम। तो Q किसके इक्वल है बच्चों, यहाँ पर Q इज इक्वल टू I इंटू टी। अच्छा चलो इतनी बात समझ में आ गई। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो यहां से इन दोनों से क्या रिलेशन बनता है, रिलेशन तो ये भी बनता है दैट इज W इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी। इन दोनों इक्वेशन से मैं ये बात कह सकती हूँ। तो जैसे ही इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को मैं हटाती हूँ देन वी विल गेट दैट W इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा ऑफ कोर्स ZIT, ZIT। अब यहां पर Z क्या बोला है, Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं बच्चों हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हम लोग कहते हैं। ये किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस जो आपने लिया है उसके नेचर पे डिपेंड करता है। मतलब आपने कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया है, सिल्वर का लिया है, किसी और मेटल का इलेक्ट्रोड आपने लिया है, उस सब्सटेंस पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब अगर हम रिलेशनशिप निकालें किसके बीच में, W और Z के बीच में, तो रिलेशनशिप कैसे होगी, रिलेशन कैसे या फिर डिफाइन कैसे कर सकते हैं। अगर मैं कहूं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को, तो अगर मैं क्या ले लूं, करंट कितना ले लूं, 1 एम्पियर ले लूं, टाइम कितना ले लूं बच्चों, 1 सेकेंड ले लूं, तो यहां से जो आपका W होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, Z के इक्वल हो जाएगा। तो मैं कह सकती हूँ दैट द इलेक्ट्रोकेमिकल equivalent of a substance is the amount of a substance liberated or deposited। ये कौन सा मास है, कौन सा अमाउंट ऑफ मास है, कौन सा अमाउंट है बच्चे जो लिबरेट या डिपोजिट हुआ है ना। तो क्या कहेंगे, द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट मास ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपोजिटेड। कब डिपोजिट हुआ, when 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कूलम यानी कि क्यू, अगर मैं इसको लिखूं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, W इज इक्वल टू ZQ। तो Q क्या हो सकता है, 1 कूलम हो सकता है। तो या तो हम ये कहें दैट 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर इस फॉर्म में बोल सकते हैं व्हेन 1 एम्पियर ऑफ द करंट इन 1 सेकेंड, ठीक है, इज पास थ्रू दी इलेक्ट्रोलाइट। इसकी फॉर्म में भी बोल सकते हो और इसकी फॉर्म में भी बोल सकते हो। तो वो क्या हो जाएगा आपका Z, यानी कि जो Z यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट और लिबरेटेड है जब हमने 1 कूलम ऑफ करंट पास करवाया, या फिर 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया, या फिर 1 एम्पियर ऑफ करंट इन 1 सेकेंड हमने उस इलेक्ट्रोड में से पास करवाया। वो क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। ओके, आई थिंक आपको यहाँ पर Z समझ में आ गया होगा, Z होता क्या है। तो इसको प्रूव करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस भी किए गए थे इस लॉ को, ठीक है, जो कि सही साबित भी हुए थे। अगर मैं बात करूं किसके, गैसियस इलेक्ट्रोलिटिक की, गैसियस इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो उसको हम कैसे देखेंगे, तो फैराडे के अकॉर्डिंग, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के अकॉर्डिंग कहा दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व, कितनी वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व हुई, किस पर, एसटीपी पर। ठीक है, देखो यहां पर हम क्या देखते हैं, कितना मास डिपोजिट हुआ, यहां पर कितना क्या होगा, गैस की फॉर्म में अगर हम पढ़ रहे हैं तो कितना वॉल्यूम, क्या कहेंगे हम बच्चे, कितना वॉल्यूम क्या हुआ ऑफ गैस यहां से लिबरेट हुई, वो किसके इक्वल होगी, एसटीपी पे पढ़ रहे हैं, इज इक्वल टू I इंटू टी इंटू में VE अपॉन 96500, अपॉन में 96500। I क्या है करंट, T क्या है टाइम, VE क्या है इक्विवेलेंट वॉल्यूम। जैसे हमारे यहाँ Z है, इक्विवेलेंट क्या निकल के आया है हमारे पास में, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। ऐसे यहाँ पर VE क्या है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय 96500, ये हमारी वैल्यू होगी। अभी 96500 क्या है, फैराडे की वैल्यू होती है, 1 फैराडे की वैल्यू, वो कैसे आई वो भी आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे।
तो अगर आपके पास में यानी केस गैसियस इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है तो हम ये रिलेशनशिप यहाँ पर फॉलो करेंगे। यहाँ पर क्या हुआ है, अमाउंट ऑफ मास डिपॉजिट हुआ होगा, यहाँ पर गैसियस केस में क्या होगा, लिबरेशन ऑफ गैस होगा। ओके, आई थिंक आपको ये चीज यहाँ पर समझ में आई होगी। कुछ केसेस में बच्चों क्या पूछ लेता है, थिकनेस पूछ लेता है ऑफ कोटेड लेयर। ठीक है, कई बार थिकनेस का केस आ जाता है, तो थिकनेस आप लोग कैसे निकालेंगे। तो देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे, ठीक है, तो देखिए आप कहता है कि मान लीजिए हमने क्या ले लिया, हमारा जो मेटल शीट है, ठीक है, उसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर डायमेंशन होगी जिस पर कोट किया गया होगा, पर्टिकुलर एरिया होगा, A इंटू बी मान लिया मैंने, जिसकी थिकनेस रही होगी। ठीक है, तो अगर उसकी वॉल्यूम की मैं बात करूं इलेक्ट्रोड की, तो वो क्या हो रहा होगा, AB इंटू सी, LBH जिसको आप बोलते हैं, राइट। उसका जो मास रहा होगा, ठीक है, ये रिलेशनशिप आएगी बच्चे, क्वेश्चन बनता है इस पर भी। अगर उसका जो मास होगा, आपको हो सकता है डेंसिटी गिवन होगी, वॉल्यूम इनटू क्या होगा, डेंसिटी। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको रिलेशनशिप बता रही हूँ कि क्वेश्चन आप यहाँ से कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम इनटू क्या होगा बच्चे, यहाँ से डेंसिटी। अगर आप क्या निकाल रहे हैं, मास निकालना चाह रहे हैं, तो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या होगा, AB इंटू सी, A इंटू बी इंटू सी, ये तो वॉल्यूम हो गया। इनटू में क्या कर देंगे, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या निकल के आ गया, मास ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिटेड, मास ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिटेड। अब अगर कहता है कि अगर आप फेराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो मास ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस डिपोजिटेड क्या होगा, वो होगा आपका क्या, I इंटू टी इंटू में क्या होगा, कैपिटल E। E यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मास सब्सटेंसेस, ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, क्या है ये, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 96500। ठीक है, तो अच्छा, तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो हम कर सकते हैं। अब कई बार पूछता है कि कितनी जो कोटेड लेयर आई है, ठीक है, थिकनेस पूछ रहा है, तो थिकनेस कैसे निकालेंगे उसकी, तो ये रिलेशन हो गया, इनटू में A इंटू बी इंटू सी इंटू में D। तो ये क्या है, थिकनेस हो गई। ये क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी थिकनेस हो जाएगी। ठीक है, इस रिलेशन से अगर आपके पास ये है, ये है, ये है, तो आप यहां से थिकनेस निकाल सकते हैं। या फिर अगर आपसे पूछ लेता है, ये चीज निकाल सकते हैं, या रिवर्सली अगर आपको ये चीज दे रखी है तो आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो मैंने ओवरऑल क्या कहा अभी तक हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ा, जिसमें इन्होंने कहा कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप दोगे उतना ही मास क्या होगा, सब्सटेंस क्या होगा, डिपोजिट होगा इलेक्ट्रोड पर। जो हमने देखा इससे, जितनी इलेक्ट्रिसिटी आपने प्रोवाइड की, इलेक्ट्रिसिटी होगी आपकी कूलम में, मास होगा आपका ग्राम में। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर क्यू क्या है, आपने जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की वो क्या किसके इक्वल होगी, कि कितना करंट, किस स्ट्रेंथ का आपने करंट दिया, कितने टाइम में, वो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो Z आ गया। Z क्या है आपका, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, तो यहां से W को ZQ भी बोल सकते हो। फिर हमने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की क्या देखी बच्चों, डेफिनेशन देखी। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा, उसके बाद कहा कि अगर आपके पास में वॉल्यूम के गैसियस इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात कर रहा है, तो आप वहां पर देखेंगे कितनी गैस लिबरेट हुई। तो कितनी गैस लिबरेट हुई यानी कि उसका वॉल्यूम यहां पर निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ लिबरेशन का देखेंगे तो क्या होगा, I इंटू टी इंटू में VE। ठीक है, क्या होगा यहाँ V, यहाँ पर आपके पास में क्या है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम 96500 से डिवाइड कर देंगे। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, आपने देखो क्या किया है, इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है ना, तो पूछ लेता है कि थिकनेस बताओ कि वो जो कोटेड लेयर है उसकी थिकनेस क्या है। ठीक है, तो थिकनेस किसके इक्वल होगा, कि कितना मास डिपोजिट हुआ। ठीक है, तो वही थिकनेस कोटेड लेयर की जो थिकनेस होगी, वो थिकनेस किसके इक्वल हो सकती है, तो वो थिकनेस ऑफ कोटेड लेयर मान लिया हमने किसके इक्वल है, C के इक्वल है। तो जो इलेक्ट्रोड का जो आपका क्या होगा, एरिया होगा, वो क्या होगा, A इंटू बी के इक्वल होगा। अगर इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम निकल के आ जाएगा किसका, कोटेड लेयर का। दोबारा सुनिए, A इंटू बी तो क्या निकल के आ गया आपका, इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया। C को हमने मान लिया क्या है, थिकनेस है। अगर इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया तो वॉल्यूम निकल के आ जाएगा किसका, कोटेड लेयर का। वॉल्यूम निकल के आ गया। अब कितना मास है, तो मास भी आप यहां से निकाल सकते हैं। डेंसिटी अगर आपको गिवन है तो यहां से डेंसिटी से मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है,
किसके इक्वल होगा? ये करंट आपने जो दिया विद इन एनी टाइम, और ये क्या है यहाँ पर? ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट मास जो डिपोजिट, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 96500। इस रिलेशन से आप क्या निकाल सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं थिकनेस ऑफ अ कोटेड लेयर। तो यहां से आई होप आपको फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं आपको बताऊं कौन सा रिलेशन आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से W इक्वल टू जेड आई टी इंपॉर्टेंट है, W इज इक्वल टू जेड क्यू इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, V इक्वल टू आई इंटू टी इंटू वी ई अपॉन में 96500, ये भी बच्चे इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा थिकनेस वाला भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें A इंटू बी इंटू सी, वॉल्यूम ऑफ थिकनेस इंटू में डेंसिटी इक्वल टू आई इंटू टी इंटू में ई अपॉन में 96500, ये क्वेश्चन भी यहां से बनता है। तो ये रिलेशन बच्चे आपको क्या करने हैं? याद करने हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे की, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहां पर सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है हमारे पास में। तो सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमें कहता क्या है वो चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए फेराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस स्टेट्स दैट व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या कहता है? व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, जब किसी दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है कि कैसी? सेम अमाउंट की, ठीक है, और वो इलेक्ट्रोलाइट आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है? कनेक्टेड इन सीरीज, then the amount of different substance liberated or produced at the electrode are directly proportional to their equivalent mass। दोबारा सुनिए क्या कहता है, ये कहता है सेकेंड लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे क्या कहता है बच्चों? ये कहता है कि व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि आप जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो सेम क्वांटिटी की दे रहे हैं, किनको? दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, यहां पर मैंने दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट, राइट। और वो जो इलेक्ट्रोलाइट है आपस में कनेक्टेड है इन सीरीज, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये कैसे है? सीरीज में कनेक्टेड है आपस में, ठीक है। तो यहां पर भी तो क्या है? डिपोजिशन तो होगा ना इलेक्ट्रोड पर, वो कितना डिपोजिशन होगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मास, यानी कि जो इलेक्ट्रोड आपने ली है, ये कॉपर है तो उसके इक्विवेलेंट मास के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिल्वर लिया है तो उसके इक्विवेलेंट मास के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो ये किसने बताया? सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे ने बताया। दोबारा सुनिए कि फेराडे सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी flows through the different electrolyte connected in series, the amount of different substance liberated or produced at the electrode is directly proportional to their equivalent mass। किस their equivalent mass का मतलब जो इलेक्ट्रोड आपने लिए उनके इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरीके से आपको ये अरेंजमेंट दिखाई दे रही है, जैसे कि मैंने क्या लिया यहाँ पर? कॉपर के इलेक्ट्रोड लिए कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, सिल्वर की इलेक्ट्रोड लिए सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, और आपको दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ पर ये क्या है बच्चे? आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, और एक दोनों के दोनों आप सीरीज में कनेक्शन होने के बाद में एक बैटरी से क्या है? ये कनेक्टेड है। अब बैटरी में, अब देखो दोनों एक ही बैटरी से कनेक्टेड है, तो अगर जितना भी करंट आप दोगे तो दोनों को क्या होगा? इक्वली करंट क्या होगा? मिलेगा, ठीक है। तो हम अगर यहां से देखते हैं तो कहते हैं इनिशियली जो सिल्वर यहां पर है, तो सिल्वर यहां पर सिल्वर के कैथोड पर डिपोजिशन होगा, क्योंकि डिपोजिशन तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पढ़ा था, एनोड पे होता है, कैथोड पे होता है, किधर होता है? कैथोड पर होता है ना। तो कैथोड पर डिपोजिशन होगा सिल्वर पर। और अगर कॉपर सल्फेट की बात करें तो इस वाले कंटेनर में किस पर डिपोजिशन होगा? कॉपर का जो क्या है? कैथोड है। कैथोड के ऊपर क्या होता? चार्ज था बच्चे, नेगेटिव चार्ज था या पॉजिटिव चार्ज था? नेगेटिव चार्ज था या पॉजिटिव चार्ज था? आपको पता होना चाहिए ना, हम लोगों ने पढ़ा था लोन के अकॉर्डिंग। लोन किस में था? अगर याद नहीं रहता तो उसके लिए मैं आपको ये सजेशन दे रही हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? एनोड पर नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोलिटिक में एनोड के ऊपर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो कैथोड के ऊपर क्या था हमारा? नेगेटिव। तो इसके कैथोड के ऊपर और यहाँ पर इसके कैथोड के ऊपर क्या होगा? डिपोजिशन होगा, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि डिपोजिशन किस इलेक्ट्रोड के ऊपर होगा, तो वो किसके इक्वल होगा? तो अगर मैं कहूं दैट अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपोजिट, सिल्वर पर कितना अमाउंट डिपोजिट होगा? लेट्स से W1, ठीक है।
किसके इक्वल होगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। ठीक है, इसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ बच्चे कैपिटल E1 से, डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, इसको मैंने कह दिया W2, तो किसके इक्वल होगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर दैट इज E2। तो रिलेशन आ गया यहां से W1 अपॉन W2, E1 अपॉन E2, और इस रिलेशन से भी क्या है, क्वेश्चन बन जाता है कि अगर आपको क्या दिए हैं, 2 इलेक्ट्रोड दिए हैं और वो किस तरीके से अटैच्ड है, सीरीज में आपस में अटैच्ड है, एक का इक्विवेलेंट मास दिया हुआ है, 2 के क्या दिया हुआ है कि कितना डिपोजिट हुआ मास, तो दूसरे का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं, या फिर डिपोजिशन ऑफ मास आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशनशिप। आई बात समझ में? आज अब ये तो थे 2 लॉ किसके? आपके फेराडे के। अब हम बात करते हैं व्हाट इज 1 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज 1 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? 1 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में है क्या, वो चीज हम यहां पर अब देखते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया बच्चों कि मान कि क्या था, जब 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई गई, ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने फ्लो किया, उसने क्या लिया, इसने सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, जिसमें क्या थे बच्चों, सिल्वर का ही इलेक्ट्रोड था। ठीक है, दोबारा सुनिए, क्या लिया था उन्होंने? सिल्वर नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलाइट लिया था जिसमें सिल्वर का ही इलेक्ट्रोड था। अब उन्होंने कहा कि जब इसमें से 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई गई, ठीक है, तो क्या हुआ, 0.00118 ग्राम ऑफ सिल्वर क्या हुआ, डिपोजिट हुआ। दोबारा सुनिए, उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के इलेक्ट्रोलाइट लिया और सिल्वर की इलेक्ट्रोड्स ली थी, तो उन्होंने कहा कि जब मैंने क्या किया, 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, तो यहां से W डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों तो आप पढ़ ही चुके हैं। तो क्या हुआ कि कैथोड पर कितना अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हुआ, जाके 0.00118 ग्राम ऑफ सिल्वर जाकर डिपॉजिट हुआ। अब कहता है अकॉर्डिंग टू द फेराडेज ऑफ फर्स्ट लॉ, कि क्या था कि जो W था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, Q के इक्वल था। ठीक है, तो उन्होंने कहा दैट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर कैन बी, तो यहां से हम कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्या है, सिल्वर अगर डिपॉजिट होगा तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से देखो, इतने ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट होता है जब आप क्या करते हो, 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो। तो अगर मुझे क्या चाहिए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपोजिशन चाहिए इलेक्ट्रोड के ऊपर। दोबारा सुनिए, उन्होंने पहले तो चेक किया 1 कूलम से कितना डिपोजिशन हुआ, अब उल्टा करके देख रहा है। उन्होंने क्या कहा कि मुझे डिपोजिशन चाहिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो उसके लिए मुझे कितने कूलम एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी कूलम इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। तो कहा उन्होंने इफ 0.00118 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट होता है और उसके लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, 1 कूलम की। तो अगर मैं बात करूं 1 ग्राम सिल्वर की, 1 ग्राम सिल्वर की अगर बात की जाए तो उसको पास होने के लिए कितनी चाहिए, 1/0.00118 कूलम इलेक्ट्रिसिटी इतनी चाहिए 1 ग्राम के लिए। अब कहता है इफ कितना मास, ठीक है, अगर सिल्वर का मास कितना होता है बच्चों, 107.88 ग्राम होता है, वो किसके इक्वल होता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के होता है, उनके 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट के इक्वल होता है। तो क्या कहा उन्होंने, इफ 107.88 ग्राम ऑफ सिल्वर दैट इज इट्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट करवाया जाए तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, तो 1 में 0.00118, ठीक है, इनटू में क्या आएगा 107.88 कूलम। तो जब इसको पूरे को सोल्व किया गया तो जो वैल्यू आई वो आई 96493 कूलम, जिसको हम फिगर में क्या कर लेते हैं 96500 कूलम। ठीक है, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आया, यहां से कंक्लूजन निकल के आया कि जब हमने सिल्वर के लिए के 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या देखा, जब भी हम
कि 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट हमें क्या चाहिए, डिपोजिशन चाहिए, तो उसके लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, 96500 कूलम की जरूरत होगी। आई बात समझ में। तो यहां से कहा गया, इट इज कंक्लूडेड दैट द स्टेज ऑफ, ठीक है, यानी कि या फिर कह सकते हो द पैसेज ऑफ 96500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल डिपोजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, कि जब आप इतनी कूलम एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी क्या है पास करेंगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में, तो उस इलेक्ट्रोड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, जाकर डिपोजिशन होगा। मतलब अगर आपके पास में ये अरेंजमेंट है, सिर्फ एक की मान लीजिए, तो इस अरेंजमेंट में मान लो आपने क्या कर दिया, जो इलेक्ट्रिसिटी थी 96500 थी, मैं सिर्फ एक अरेंजमेंट की बात कर रही हूँ, इसको भूल जाइए। ठीक है, तो यहां पर देखो आप जब वोल्टेज दे रहे तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अकॉर्डिंग डिपोजिशन तो होगा ही, राइट। तो कैथोड के ऊपर कितना डिपोजिशन होगा, कि कॉपर का 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपोजिशन होगा जब आप क्या करेंगे, इतने कूलम एनर्जी उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद में क्या कर दिया गया, इसी को क्या कहा गया, 1 फेराडे। इसी को क्या कहा गया, 1 फेराडे, और इस 1 फेराडे की वैल्यू क्या है, 96500 कूलम। यानी कि जब आप इतनी इलेक्ट्रिसिटी देंगे तब जाकर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस का डिपोजिशन होगा। ठीक है, इसी को समझाने के लिए उन्होंने क्या देखा, एक और कंसेप्ट बताया, फेराडे कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम जिसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, वो भी देखते हैं। उन्होंने क्या किया बच्चों, हम अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट देख रहे हैं। उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस करवाई किसकी, मोल्टन NaCl की। क्या लिया, मोल्टन NaCl लिया। ठीक है, और देखा कि सोडियम का डिपोजिशन देखा, कैथोड पर सोडियम का डिपोजिशन कितना हुआ। ठीक है, क्योंकि जो सोडियम और क्लोरीन कहाँ से लिबरेट होगी, आपकी एनोड से। क्लोरीन देखो NaCl है, तो क्लोरीन कहाँ से लिबरेट होगी, हमेशा एनोड से। आपको मैंने बताया हुआ है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ से लिबरेट होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमेशा एनोड से लिबरेट होता है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इनकी रिएक्शन देखते हैं, तो रिएक्शन क्या है, कैथोड पर क्या होगी, कैथोड पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लिबरेशन हो रहा है। तो कैथोड ने क्या किया होगा, सोडियम आयन रहे होंगे सॉल्यूशन में, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम में कन्वर्ट हो गया। तो इस चीज को उन्होंने कैसे डिफाइन किया, उन्होंने कहा कि जब हम क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पास होता है, तब जाके हमें क्या मिलता है, सोडियम मिलता है, सोडियम एटम, है ना। एक सोडियम आयन में एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तभी तो सोडियम मिलेगा, सोडियम एटम मिलेगा। तो कहा दैट पैसेज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस 1 सोडियम एटम। या फिर इसी चीज को हम क्या कह सकते हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ये 1 मोल है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। कह सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम आयन प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, सॉरी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। उसके बाद उन्होंने रिएक्शन किस पे देखी, एट एनोड पर क्या हुआ। एनोड पर जब चेक किया तो क्या देखा कि क्लोरीन था, उसने क्या कर दिया, क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन, उसने क्या लिया, 2 क्लोरीन आयन लिए, 2 क्लोरीन आयन ने क्या बनाया, Cl2, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। तो क्या कहा दैट 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ Cl2 गैस। आई बात समझ में। तो क्या कहा, जो चार्ज निकाला गया 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर, दोबारा सुनिए क्या कहा उन्होंने कहा कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ने प्रोड्यूस किया, किसके केस में, NaCl के केस में 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। और एनोड पर क्या हुआ, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ने प्रोड्यूस किया 1 मोल ऑफ Cl2, 1 मोल ऑफ Cl2 गैस। उसके बाद उन्होंने क्या निकाला, चार्ज निकाला 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज निकाला। ठीक है, तो क्या देखा, अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6023 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये तो हम सभी को पता है। 1 मोल में कितने हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23,
ये चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर, ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मोल पे। तो जब इनको मल्टीप्लाई करवाया गया तो वैल्यू आई 96506 कूलम। अप्रोक्सीमेटली क्या आया 96500 कूलम। अरे ये तो 1 फैराडे के इक्वल आया। दैट मीन्स कि जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके इक्वल है, 1 फैराडे के इक्वल ही आया। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल आया, 1 फैराडे के इक्वल ही आया। तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कहे कि वी कैन से दैट 1 मोल ऑफ ईच कॉपर एंड एल्यूमिनियम विल बी डिपोजिटेड बाय। क्वेश्चन है, ये कहता है कि एक कॉपर और एल्यूमिनियम है उस पर डिपोजिशन हो रहा है 2 and 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का। कि जैसे कॉपर है, ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। ऐसे किसकी बात कर रहा है वो, किसी एल्यूमिनियम की बात कर रहा है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, उसने 3 इलेक्ट्रॉन का डिपोजिशन हुआ, किस में कन्वर्ट हो गया, एल्यूमिनियम मेटल में कन्वर्ट हो गया। तो पूछता है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, वो किसके इक्वल होगा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिपोजिशन हुआ। तो इसमें कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1 फैराडे, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना आ जाएगा, 2 फैराडे। 2 फैराडे का मतलब 2 × 96500 कूलम। ऐसे ही इस पर क्या होगा, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं। तो इस पर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत कितनी होगी, 3 फैराडे। 3 फैराडे मतलब 3 × 96500 कूलम। और इस तरीके से आप क्या है क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर कहा जाए इस पूरे डिस्कशन से क्या पता चला, तो कहता है द नंबर ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड to liberate 1 mole of substance is equal to the number of moles of electrons involved in the electrode reaction। लिख देती हूं मैं इसको, क्या कहता है, that is the number of Faradays of electricity required to liberate 1 mole of a substance is equal to number of moles of electrons involved in the electrode reaction। दैट इज कि कितने नंबर ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायर्ड हुई, वो डिपेंड करता है टू लिबरेट 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड हुई किसी भी इलेक्ट्रोड को। कॉपर है 2 पॉजिटिव, उसने 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, तब जाके वो कॉपर में कन्वर्ट हुआ। एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव था, 3 इलेक्ट्रॉन की नीड हुई, तो किसके इक्वल हुआ, तब जाके वो एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड के इक्वल आया। सिल्वर आयन की बात करते हो, 1 इलेक्ट्रॉन की नीड हुई तो सिल्वर इलेक्ट्रोड में कन्वर्ट हो गया। तो इसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी डिपेंड करता है उतने ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। यानी कि इसके लिए ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज 1 फैराडे, ये 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज 2 फैराडे, ये 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज 3 फैराडे। ठीक है, तो ये थे बच्चे टू लॉज हमारे फैराडे के, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉज हैं ये, आपको बहुत अच्छे से करने हैं। और जितना भी मैंने अभी फैराडेज लॉ में पढ़ाया है वो उन सभी पर हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन बनता है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम क्या करेंगे, इन्हीं पर फैराडेज लॉ के ऊपर ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो ओके, टिल देन आप खुद भी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, मैं तो करवाऊंगी ही। ठीक है, सो कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू सो मच।